Your first question. Explain how recombinant DNA technology is used to detect a disease even before any clinical symptom appears. तो देखिए हम इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और वो जो क्वेश्चन CBSE 2023 में आया, तो मतलब ये सारे क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए भी। चैप्टर्स आपने पढ़ लिए, अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि वी विल नो हाउ टू राइट और एक्सपर्ट का आंसर्स कैसे होते हैं, टॉपर्स बच्चों के आंसर क्या होते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में ये कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैसे डिटेक्ट करता है किसी भी बीमारी को जब तक उसका कोई सिम्टम ना आए, तब भी हम किसी भी बीमारी का पता लगा सकें। ये बहुत बड़ी बात है, बिना सिम्टम के। तो इसमें हमें बायोटेक्नोलॉजी हेल्प करती है। तो नाउ सी द आंसर्स एंड यू विल बी ऑल्सो राइटिंग द आंसर्स। ओके, आप लोग पहले सुनेंगे, फिर आप उसके की पॉइंट्स लिख लेंगे, फिर खुद से आंसर को फ्रेम करेंगे। ओके, यू हैव टू लिसन द की पॉइंट कि क्या क्या आंसर में लिखना ज़रूरी है बोर्ड के लिए और आंसर कैसे होना चाहिए हमारा। ओके, तो सी नाउ, recombinant DNA procedures have now been applied to the problems of the identification of molecular defects। तो हम फर्स्ट में ये लिख सकते हैं कि रिकॉम्बिनेंट के जो DNA प्रोसीजर्स हैं वो हमें हेल्प कर रहे हैं, हम उनको अप्लाई कर रहे हैं आइडेंटिफाई करने के लिए मॉलिकुलर डिफेक्ट्स, क्योंकि मॉलिकुलर डिफेक्ट्स जो मॉलिकुलर लेवल पे हो रहे हैं सेल के अंदर। क्लियर हो गया? तो मॉलिकुलर डिफेक्ट्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है इन मैन दैट अकाउंट फॉर हेरिटेबल डिजीजेस, क्योंकि जो भी आपको जेनेटिक डिजीज हो रही है वो मॉलिक्यूल्स में डिफेक्ट के होने की वजह से हो रही है। क्लियर हो गया? हेरिटेबल वो डिजीज है जो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफर होगी। कॉमा, नेक्स्ट आप कहाँ अप्लाई कर रहे हैं? सोमैटिक म्यूटेशंस एसोसिएटेड विद नियोप्लेशिया एंड एक्वायर्ड इन्फेक्शियस डिजीजेस। और कुछ डिजीज हमारी सोमैटिक भी हो रही हैं सोमैटिक सेल्स में, जैसे कि नियोप्लेशिया। ये आपके लिए न्यू है तो आप लिख लेंगे NEOPLASIA, नियोप्लेशिया एंड एक्वायर्ड इन्फेक्शियस डिजीजेस। और जो डिजीजेस हम एक्वायर कर रहे हैं और वो इन्फेक्शियस हैं। Thus, recombinant DNA technology has rapidly expanded our ability to diagnose them। इसलिए हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से इतने कैपेबल हो गए हैं कि हम इन डिजीजेस को डायग्नोस मतलब पहचान पाने की बीमारी किसके अंदर प्रेजेंट है। क्लियर हो गया? और वो भी बिना सिम्टम्स के। ये डिजीजेस पे आपको याद रखना है कि मॉलिकुलर डिफेक्ट्स के आइडेंटिफिकेशन में हेल्प कर रही है हमें, जैसे कि जो डिजीज हमारे हेरिटेबल हैं। नेक्स्ट सोमैटिक म्यूटेशन जैसे कि नियोप्लेशिया। ओके, थर्ड हमारा हो गया एक्वायर्ड इन्फेक्शियस डिजीजेस। ये क्वेश्चन हमारा 2023 में आया। अब नाउ कम टू द क्वेश्चन विच हैज़ बीन आस्क्ड इन 2016। अब देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा। अ वाइन एंड अ मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट हु हैज़ डेवलप्ड द रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। एक वाइन मेकर हो सकता है या फिर एक मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट जिन्होंने रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन बनाई है, और बोथ क्लेम कर रहे हैं कि हम दोनों बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं। वाइन बनाने वाला भी कह रहा है और मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट भी कह रहा है। आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा पर्सन बायोटेक्नोलॉजिस्ट है और क्यों है। हु इज़ अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन। तो देखिए क्या है, सबसे पहले आपको पता है कि वाइन इंडस्ट्री में भी बायोटेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है और मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट तो है ही जो मॉलिक्यूल्स की स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए हम इसमें आंसर कैसे लिखेंगे। आंसर लिखने का तरीका देखिए क्या है। क्लास में क्वेश्चन है हु इन योर ओपिनियन इज़ राइट, तो आप यहीं से स्टार्ट करेंगे। बोथ आर राइट, बोथ आर राइट बिकॉज आप डिफाइन कर देंगे बायोटेक्नोलॉजी को। बिकॉज बायोटेक्नोलॉजी इज़ अ वेरी वाइड एरिया विच डील्स विद टेक्निक्स ऑफ यूजिंग अ नेचुरल ऑर्गेनिज्म और इट्स पार्ट एज वेल एज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस यूजफुल फॉर मैनकाइंड। मतलब बायोटेक्निक की पूरी डेफिनेशन आपको यहाँ लिखनी है। अब इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना कि क्वेश्चन में हम क्या लिखें। तो उसने पूछा कि इसमें बायोटेक्नोलॉजिस्ट कौन है, दोनों हैं, और बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है, मतलब दोनों का काम इससे रिलेट कर रहा है। क्लियर हो गया? डेफिनेशन बता रही है। अब वाइन मेकर एम्प्लॉयज अ स्ट्रेन ऑफ ईस्ट। वाइन बनाने के लिए वो ईस्ट की स्ट्रेन ले रहा है, ईस्ट ले रहा है एक टाइप की, उससे वाइन बना रहा है, बाय फॉर्मेंटेशन कर रहा है। क्लियर हो गया? अ नेचुरल फिनोमिना है जो कि हमारा, तो मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रही है। अब देखिए दूसरा हमारा क्या कर रहा है, जो वाइल द माइक्रो मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट है हैज़ क्लोन्ड जीन फॉर द एंटीजन दैट इज़ यूज्ड एज वैक्सीन। उसने वैक्सीन बनाई है। वैक्सीन कैसे बनती है? जब हम किसी भी जीन को क्लोन करते हैं, उसकी नंबर ऑफ कॉपीज़ बनाते हैं, तो वहाँ पे वो जीन को क्लोन कर रहा है फॉर द एंटीजन इन एन ऑर्गेनिज्म विच अलाउज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीजन इन लार्ज अमाउंट। फिर उस एंटीजन को किसी की बॉडी में डाला जो कि लार्ज अमाउंट में उस वैक्सीन को बना रहा है।
पहले क्लोन कर रहा है फिर उसको किसी में यूज़ कर रहा है। तो मतलब कि दोनों में हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी। तो दोनों बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं। क्यों है, कैसे है, आपको लिखना होगा आंसर। क्लियर हो गया। तो ये CBSE 2016 में क्वेश्चन आया है। तो ये क्वेश्चन इस बार भी अलग तरीके से भी आ सकता है, आपको कोई और एग्जाम्पल दे देंगे। क्लियर हो गया। तो यू मस्ट नो कि किसको हम बायोटेक्नोलॉजिस्ट बोलते हैं और क्यों बोलते हैं, और ये दो ऑप्शन आपके हर जगह चलेंगे, हर किसी में। अब देखिए, विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2023 में अभी लेटेस्ट क्वेश्चन आया है। स्टेट द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन सेपरेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट्स यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बहुत इजी क्वेश्चन और ये हर बार आता है, इस बार भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हर बार आती है, हर बार क्वेश्चन घुमा घुमा के आ ही जाता है। तो कौन सा प्रिंसिपल हम यूज़ कर रहे हैं DNA फ्रेगमेंट्स को अलग करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन, हाउ आर DNA फ्रेगमेंट विजुलाइज्ड वंस दे आर सेपरेटेड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक बार जब फ्रेगमेंट अलग हो जाती है तो हमें वो विजुलाइज दिखती कैसे है, हम वहाँ पे क्या स्टेनिंग यूज़ कर रहे हैं। पहला वाला ध्यान से सुनना, स्टेट द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन सेपरेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट। किस बेसिस पे DNA फ्रेगमेंट सेपरेट होते हैं, किस बेसिस पे, किस बिहाफ पे। क्लियर। अब आंसर देखिए, इसका आंसर हम 2 पॉइंट्स में क्वेश्चन, तो 2 पॉइंट में ही आंसर देंगे, याद रखना है। पहले डालोगे पॉइंट नंबर 1, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 में आप लिखेंगे DNA इज नेगेटिवली चार्ज। सबको पता है फॉस्फोरस ग्रुप होता है, फॉस्फेरिक एसिड से बना होता है, जो कि एक नेगेटिवली चार्ज आयन है, ठीक है। DNA नेगेटिवली चार्ज है, देयरफॉर व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड टू द जेल, जब हम कोई भी इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं जेल में, द DNA विल माइग्रेट टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड। तो DNA हमारा माइग्रेट करेगा पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ। फिर स्टॉप करके आप लिखेंगे, इसको अंडरलाइन भी कर देंगे बोर्ड में, जब आप लिखेंगे इस लाइन को अंडरलाइन कर देंगे बोर्ड में। फिर आप नेक्स्ट लिखेंगे, शॉर्टर स्ट्रैंड्स ऑफ DNA मूव मोर क्विकली। जो शॉर्टर स्ट्रैंड्स हैं, शॉर्टर बैंड्स हैं, वो ज़्यादा तेज़ी से दौड़ेंगे, दूर तक जाएंगे, ठीक है। देन लॉन्गर स्ट्रैंड एज कंपेयर टू लॉन्गर स्ट्रैंड्स, लॉन्गर स्ट्रैंड्स पीछे रहेंगे, हैवी होंगे, ठीक है। एंड रिजल्टिंग इन द फ्रेगमेंट्स बीइंग अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ साइज। इसकी वजह से हमारे फ्रेगमेंट साइज के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाएंगे, छोटे वाले अलग, बड़े वाले अलग। क्लियर हो गया। आप यहाँ पे इफेक्ट भी लिख सकते हैं, कौन सा इफेक्ट यूज़ हो रहा है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में आप लिखेंगे, द सेपरेटेड DNA फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड। हम वो फ्रेगमेंट को कैसे देखेंगे, ओनली आफ्टर, अब आप अंडरलाइन करना शुरू कर देंगे, ओनली आफ्टर स्टेनिंग द DNA विथ अ कंपाउंड नोन एज इथीडियम ब्रोमाइड। सिर्फ उस कंपाउंड से स्टेन करेंगे इथीडियम ब्रोमाइड से, उसके बाद ही विजुलाइज करेंगे। जैसे स्टेन कर देंगे उसे, फॉलोड बाय UV रेडिएशन, फॉलोड बाय एक्सपोजर टू UV रेडिएशन। फिर वहाँ से UV रेडिएशंस को पास करेंगे। एज वी कैन नॉट सी प्योर DNA फ्रेगमेंट्स इन द विजिबल लाइट, क्योंकि हम विजिबल लाइट में प्योर DNA फ्रेगमेंट नहीं देख सकते, इसलिए हम UV रेडिएशंस पास करेंगे एंड विदाउट स्टेनिंग। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन को घुमा दें कि हम UV रेडिएशंस और स्टेन इथीडियम ब्रोमाइड क्यों कर रहे हैं, वाई, आंसर लिख दे और क्वेश्चन पूछ ले हम ये क्यों कर रहे हैं, आप लिखेंगे प्योर DNA फ्रेगमेंट्स आर नॉट विजिबल अंडर प्योर लाइट या विजिबल लाइट। प्योर DNA फ्रेगमेंट विजिबल लाइट में विजिबल नहीं होते हैं, इस वजह से हमने वहाँ पर UV रेडिएशंस का एक्सपोजर किया, ठीक है। उसी क्वेश्चन को घुमा दिया है बस। ये 2 पॉइंट लिख लेंगे आप। अब देखिए, राइट फास्ट द इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो अभी आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट में देखिए क्या है, जो क्वेश्चन 2017 में आया हमारा, ये अभी आता रहता है बीच बीच में क्वेश्चन। पैलेंड्रोम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की तरह। यहाँ पर एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ पैलेंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। पैलेंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट DNA बनाने के लिए पैलेंड्रोम्स की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, पहला ये, ठीक है। दूसरा है राइट द यूज़ ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इन द अबव प्रोसेस। इस प्रोसेस में हमारा एक इंजाइम जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, कटिंग का काम करता है, उसका क्या यूज़ है यहाँ पे। तो हम फर्स्ट आंसर ये लिखेंगे, देखिए द पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस इज द सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर रीड द सेम ऑन बोथ द DNA strand। It is the sequence which is read the same on both the DNA strand। ये ऐसा सीक्वेंस जो हम दोनों स्ट्रैंड पे सेम पढ़ेंगे। when
कब? व्हेन ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग इज केप्ट द सेम, जब हम ओरिएंटेशन अपना सही रखेंगे। जैसे कि 5 to 3 पे आप लिखेंगे, 5 लिखेंगे, फिर लिखेंगे GAATC गटैक, 5 to 3Z गटैक, फिर उसी का आप लिखेंगे 3 से उल्टा आएंगे 5 पे CTTAAG सी टैग, ठीक है, गटैक देन सी टैग। अब देखिए इसमें क्या है, एवरी एंडोन्यूक्लियस इंस्पेक्ट्स द इंटायर लेंथ सीक्वेंस फॉर पैलेंड्रोमिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस। तो जितने भी हमारे एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं वो डीएनए की पूरी लेंथ का इंस्पेक्शन करते हैं, पूरी लेंथ में जाते हैं, जहाँ पैलेंड्रोम मिलता है वहाँ पे वो कट लगाते हैं इंस्पेक्ट करके पूरी लेंथ को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। पैलेंड्रोम का क्या काम है डीएनए में? पैलेंड्रोम का काम ये है, इंस्पेक्शन करते हैं एंडोन्यूक्लियस और वहाँ पे कट लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए, राइट द यूज़ ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज़ क्या है इस प्रोसेस के लिए? पहले तो हमने एक्सप्लेन कर दिया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वहाँ यूज़ हो रहा है, बट उसका काम आ रहा है, बट क्या यूज़ है उसका, क्लियर हो गया। अब देखिए आप क्या लिखेंगे, ऑन फाइंडिंग द पैलेंड्रोम द एंडोन्यूक्लियस बाइंड्स टू द डीएनए। जैसे ही उसकी लेंथ को जब इंस्पेक्ट करता है, वो देखता है, तब वहाँ पे उसे बाइंड कर लेता है, पैलेंड्रोम को देखते ही उससे बाइंड कर लेता है, एंड इट कट्स द ऑपोजिट स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, और वो डीएनए के ऑपोजिट स्ट्रैंड्स को कट करता है बिटवीन द सेम बेसिस ऑन बोथ द स्ट्रैंड्स, बिटवीन द सेम बेसिस ऑन बोथ द स्ट्रैंड्स एंड फॉर्म स्टिकी एंड्स। कट कर देगा तो स्टिकी एंड्स हो जाएंगे, हमारे हैंगिंग एंड्स हो जाएंगे, और स्टिकी एंड्स फॉर्म करता है। ये काम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का, ठीक है। पैलेंड्रोम्स के साथ कट करेगा बट बिटवीन द सेम बेसिस ऑन बोथ द स्ट्रैंड एंड फॉर्म द स्टिकी एंड। दीज स्टिकी एंड्स फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज। इसी स्टिकी एंड्स की वजह से डीएनए लाइगेज अपना काम पूरा कर पाता है एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फिर हमारे जो डीएनए दो कट हुए हैं वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म करेंगे डीएनए लाइगेज की हेल्प से, क्लियर हो गया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की प्रोसेस का अगर आप डायग्राम याद करते हो तो आप देखना वहाँ स्टिकी एंड लिखा होता है डायग्राम में। जब स्टिकी एंड बनेंगे तभी तो वो जगह खाली होगी और दो डीएनए वहाँ अटैच हो पाएंगे, ऐसे करके अटैच होंगे तभी तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा। रिकॉम्बिनेंट मतलब रिकम्बाइन, दो अलग अलग डीएनए को रिकम्बाइन किया है। जब तक कटेगा तब रिकम्बाइन कैसे होगा? हमें स्पेस बनानी पड़ेगी ना डीएनए में पहले दूसरा एंड लगाने के लिए, क्लियर हो गया। तो इस आंसर को आपको ऐसे लिखना है पैलेंड्रोम्स वाला, और कभी भी सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा व्हाट आर पैलेंड्रोम छोड़ दिया। पैलेंड्रोम क्या है, क्या रोल प्ले करते हैं, इसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का क्या काम है, क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन और सुनिए जिसमें विल ऑल्सो डिस्कस द एक्सपर्ट आंसर, क्लियर हो गया। एक्सपर्ट का आंसर भी डिस्कस करेंगे क्योंकि एक्सपर्ट के आंसर से आपको बहुत चांसेस होते हैं टू गेट फुल मार्क्स इन बायो अगर आप प्रॉपर आंसर लिखते हैं। देखिए इसमें क्या, राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ द सोर्स ऑर्गेनिज्म ऑफ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। थर्मोस्टेबल जो डीएनए पॉलीमरेज उसका सोर्स क्या है, वो कहाँ से निकाला गया है? पॉलीमरेज एज मतलब एंजाइम, ये एंजाइम कहाँ से निकाला गया है? विच इज़ यूज्ड इन पीसीआर। इसी का सेकंड क्वेश्चन है, स्टेट द एडवांटेज ऑफ यूजिंग थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, और इस एंजाइम को यूज़ करने का एडवांटेज क्या है, क्लियर। तो एक्सपर्ट का आंसर देखिए क्या है इसमें। फर्स्ट आप इसमें लिखेंगे द सोर्स ऑर्गेनिज्म ऑफ द थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर इज द बैक्टीरियम। बैक्टीरिया लिखेंगे, इज द बैक्टीरियम, सिंगुलर है। कौन सा बैक्टीरियम है? थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस लिखकर आप अंडरलाइन करेंगे, साइंटिफिक नेम है, ठीक है, थर्मस एक्वेटिकस। फिर आप लिखेंगे फुल स्टॉप करके द डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम दिस ऑर्गेनिज्म इज कॉमनली नोन एज टैग पॉलीमरेज। फिर आपको ये भी लिखना पड़ेगा, कुछ बच्चे सिर्फ ये लिखकर छोड़ देते हैं, क्लियर हो गया। तो एक्सपर्ट के आंसर के हिसाब से आपको ये भी लिखना है वहाँ पे क्वेश्चन में कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो हम यहाँ से निकाल रहे हैं उसको हम कॉमन नेम में बोलते हैं टैग, TAQ, टैग पॉलीमरेज, क्लियर। एंड इट्स साइंटिफिक नेम इज टैग डीएनए पॉलीमरेज। टैग एंजाइम का भी साइंटिफिक नेम है टैग डीएनए पॉलीमरेज, क्लियर। इट इज़ यूज्ड, फिर नेक्स्ट पैरा चेंज करेंगे, इट इज़ यूज्ड इन पीसीआर बिकॉज इट इज़ स्टेबल एट हाई टेम्परेचर, लिख देंगे सभी बच्चे, allowing it to withstand the high temperatures during the denaturation steps of PCR, जिसकी वजह से वो एंजाइम वहाँ पे ज़िंदा रहता है
डीनेचुरेशन का जब स्टेप, जब डीएनए स्टैंड को हम डीनेचर मतलब हीट करके अलग करते हैं, तभी ये वहाँ पे उसको विथस्टैंड कर लेता है, उसको आराम से कॉपरेट कर लेता है टेम्परेचर को। क्लियर हो गया? क्योंकि मैंने पहले लिख दिया स्टेबल एट हाई टेम्परेचर। सेकेंड में एडवांटेज देनी है हमें थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज की। तो आप सेकेंड पॉइंट जब लिखेंगे तो लिखेंगे सीधा द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज सच एज टैग पॉलीमरेज इन पीसीआर इज दैट इट कैन विथस्टैंड द हाई टेम्परेचर्स रिक्वायर्ड फॉर द डीनेचुरेशन स्टेप्स ऑफ पीसीआर। सेम वही लाइन रिपीट करनी होती है, कोई बहुत बड़ा चढ़ा के आंसर नहीं। द थिंग इज टू अंडरस्टैंड, उस सिस्टम से समझ कर आंसर को कैसे लिखना है उस टाइम पे, वो आपको ज़रूरी है बोर्ड एग्जाम पे, कि कैसे अपना बैलेंसिंग आपको रखनी है आंसर्स लिखते टाइम। ओके, अब आपके 2 पॉइंट्स हो गए। ये दूसरे पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट के लास्ट पैरा से हमने सेकंड का भी बना दिया आंसर, क्योंकि वहाँ पे भी यही तो यूज़ है कि हाई टेम्परेचर वो विथस्टैंड कर लेता है, अपने आप को डिग्रेड ख़त्म नहीं करता है। कब? डीनेचुरेशन में, किसके? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के स्टेप्स में। ठीक है, अब देखिए मेरा लास्ट क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ। अभी जो हमने क्वेश्चन किया है ना, ये हमारा 2023 में आया है जस्ट अभी। देखिए ये क्वेश्चन 23 लेटेस्ट क्वेश्चन है बिल्कुल। अब जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो 2019 में आया हुआ है बोर्ड में। क्वेश्चन देखिए क्या है, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए में बनाकर दिखाना है स्टेप्स को बाय द एक्शन ऑफ EcoR1। EcoR1 एंजाइम। ये डायग्राम सेम एनसीईआरटी में बना हुआ है, पूरा डायग्राम छापना है। तो देखिए पहले आप क्या लिखेंगे, डिस्क्राइब भी करना है फॉर्मेशन को। ठीक है, अब आपको, आप ऐसे क्वेश्चन बच्चे कहते हैं कि मैम फिगर बनाए या लिखे। देखो क्वेश्चन समझो आप, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। एनसीईआरटी में क्या है, डायग्राम से समझा रखी है ना प्रोसेस, तो डायग्राम मतलब वो मांग रहा है, प्लस आपको वहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, आप देखिए क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स EcoR1 इज यूज्ड इन द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। क्या काम है, टू कट द फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए टू फॉर्म ओवरहैंग्स, दैट इज स्टिकी एंड्स। ओवरहैंगिंग्स को स्टिकी एंड्स भी कहते हैं। तो हमारा ये जो मेन एंजाइम का काम सिर्फ यही है कि हम इसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कट करने के लिए यूज़ करते हैं फॉरेन डीएनए को और वेक्टर डीएनए को, दोनों को कट करते हैं। कटिंग दोनों में होगी तभी तो वो चिपकेंगे, टू फॉर्म ओवरहैंग्स। ओवरहैंग मतलब वो हैंग्स लटकेंगे, कट होंगे तो उन्हीं को बोलते हैं स्टिकी एंड्स। तो स्टिकी एंड तो सबको पता होना चाहिए स्टिकी एंड क्या है। स्टिकी एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टिकी एंड पे ही डीएनए लाइगेज काम करता है। स्टिकी एंड और डीएनए लाइगेज का काम रट लेना आप। ठीक है, अब फिर आप क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे पूरा इस तरीके से। अपनी एनसीईआरटी में भी आप देख सकते हैं, इसको अंडरलाइन कर लेना। वेक्टर डीएनए दिखा देंगे, उधर फॉरेन डीएनए दिखा देंगे। क्लियर हो गया, उधर कट लगाएंगे, उधर कट लगाएंगे EcoR1 से। और वहाँ पे साफ साफ लिखा है द एंजाइम कट बोथ द स्टैंड एट द सेम साइट। दूसरे वाली साइड देखो, EcoR1 कट्स द डीएनए बिटवीन बेसिस G and A ओनली व्हेन द सीक्वेंस गेटैक इज प्रेजेंट इन द डीएनए। मतलब वो आपका पैलेंड्रोम जहाँ पे प्रेजेंट है वहीं पे कट लगाएगा, जिसकी वजह से ध्यान से देखिए अब क्या हो रहा है। जब कट लगाना TTAA सबको दिख रहा है और उधर देखो AATT दिख रहा है, ताकि अपोजिट पेयर्स की बेस पेयरिंग आराम से हो जाए। जब मैं वो स्ट्रैंड उसके ऊपर लगाऊंगी तो क्या होगा, A के अपोजिट में T आएगा, A के अपोजिट में T आएगा, उधर भी A के अपोजिट में TT आएगा। ध्यान से देखो सीक्वेंस को। क्लियर हो गया। अब डीएनए फ्रेगमेंट ज्वाइन एट स्टिकी एंड्स, लाइगेज की हेल्प से एंड बन जाएंगे। अब हमारा जो डीएनए पूरा बन के तैयार हो जाएगा, वो डीएनए हमारा हो जाएगा अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्लियर हो गया। डायग्राम बना देंगे आप पूरा, बॉक्स में कैप्चर कर देंगे उसे। फिर आप लिखेंगे लास्ट पैरा में, दीज स्टिकी एंड्स फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री काउंटर पार्ट्स। ये जो स्टिकी एंड्स हैं, ये देखो ना आप डायग्राम में, वो दोनों चिपके हुए दिख रहे हैं पूरे। फिर वहाँ पे आपको ABC नहीं लिखी, वहाँ पे आपको उस तरह चिपके हुए दिखा दिया। क्यों? इन्होंने हाइड्रोजन बॉन्ड्स को बना लिया है अपने काउंटर पार्ट के, जो उनका पार्ट है, ऑपोजिट पार्ट है इनका। ठीक है, और इस लाइन को अंडरलाइन कर देंगे। जो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है बोर्ड में, जिसमें आप चाहते हैं कि आपके इवैल्यूएटर का, जो आपकी कॉपी चेक करने वाले हैं, उनकी आपकी नज़र जाए, तो आपको वहाँ पे इसको अंडरलाइन करना होगा। ओके, these segments with the help of DNA ligase are joined to produce recombinant DNA। फिर यही सेगमेंट्स हमारे DNA ligase की हेल्प से रिकॉम्बिनेंट DNA बना लेंगे, जो कि आपको ये फिगर में दिख रहा है साफ साफ।
rDNA या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये सारे क्वेश्चन आपके इस चैप्टर में से इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो आपको आंसर्स को तो रट लेना है अगर बायोटेक में स्कोर फुल करना है तो। क्लियर हो गया?